नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। अखिलेश और मुलायम की बैठक बेनतीजा, दोनों धड़ों को चुनाव आयोग का नोटिस। 13 जनवरी को चुनाव चिन्ह पर होगी सुनवाई। विवादित बयान पर साक्षी महाराज से चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों की कार्रवाई की मांग। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिया था बयान। नोटबंदी के एक दिन पहले सरकार का आरबीआई को निर्देश। संसद की स्थायी समिति को आरबीआई का जवाब। आयकर विभाग का करीब 4 लाख करोड़ कालाधन जमा होने का दावा। वीडियो जारी करने वाले जवान पर पहले भी 4 बार हो चुकी अनुशासनहीनता की कार्रवाई। बीएसएफ ने मामले को बताया संवेदनशील। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। अमेरिका, फ्रांस समेत 12 देश भागीदार। और आइए देखते हैं पहली खबर। गांधीनगर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में 20,000 से ज्यादा एमओयू पर दस्तखत होने की उम्मीद है। कारोबारियों के अलावा सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कारोबारियों को निवेश का न्योता भी दिया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें अनेक देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। Our rising middle class offers a huge domestic market. The seas that surround the Indian peninsula connect us to some of the world's biggest markets, including Africa, the Middle East, and Europe. सम्मेलन से पहले गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के नेताओं से भी मिले। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात में दोनों नेताओं ने सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्बिया के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर वोचिच, जापान के आर्थिक मामलों के मंत्री, डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री और स्वीडन के शिक्षा मंत्री से भी द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की। साथ ही इजराइल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ खेती में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के कैबिनेट मंत्री राशिद बिन अहमद बिन फहद से भी मिले। वहीं भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग जारी रखने पर बातचीत हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने नोबेल इंडिया डायलॉग की शुरुआत की। इस दौरान 9 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने युवाओं से अपने विचार साझा किए। सम्मेलन में 2000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और गुजरात सरकार को तकरीबन 20,000 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। सम्मेलन का मकसद दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित वाइब्रेंट गुजरात के 12 भागीदार देश भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन जो है ये 13 जनवरी तक चलेगा और आर्थिक तौर पर एक बड़ा सम्मेलन माना जाता है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों से यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वो पहुँचते हैं। अलग अलग देशों के जनप्रतिनिधि भी होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। और इस बार का जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, इसका जो मकसद है, उसके एजेंडे पर जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि 2025 तक गुजरात को खास तौर पर देश के उन राज्यों में आगे ले जाना है जो कि विश्व स्तर पर डेवलप्ड हैं और जहां पर आर्थिक लिहाज से कहा जाए कि सभी सुविधाएं दुनिया के किसी भी चोटी के देश के बराबर हैं।
हरवीर सिंह हमारे साथ हैं, संपादक मनीभास्कर.com के फोन लाइन पर। हरवीर, स्वागत है आपका। एजेंडा काफी कुछ व्यापक है इस बार का भी। आपकी नज़र में क्या बड़ी अहमियत इस बार की दिख रही है, खासतौर पर जिस तरीके के मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं आर्थिक तौर पर? देखिए, सरकार की कोशिश है कि देश को एक इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े डेस्टिनेशन के रूप में दिखाने की, और क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं और वाइब्रेंट गुजरात उन्होंने शुरू किया था 8 साल पहले, अभी इस बार 8वां वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, तो इसमें कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बड़े निवेश वहां पर घोषित हों। और जिस तरीके से अलग अलग देशों के कई सारे मंत्री वहां पर आए हैं, सीईओज के जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनके सीईओ हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे माहौल में जब हम लोग देश में अभी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर नहीं है और बहुत सकारात्मक आंकड़े नहीं आ रहे थे, ऐसे दौर में वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है। उस वक्त कोशिश है सरकार की कि जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो उनका कॉन्फिडेंस भारत की जो इकोनॉमी है उसमें मजबूत दिखे। और अभी क्योंकि ये जैसे कि आपने बताया भी 8वां समिट, और ऐसे में इससे पहले जो यहाँ पर एमयू होते रहे हैं खासे अहम माने जाते हैं। इस बार भी उम्मीद की जा रही करीब 20,000 के आसपास जो संख्या है, अलग अलग प्रतिनिधि डेलीगेशंस हैं। क्या बड़े सेक्टर हैं जहाँ पर इस बार नजरें हैं सरकार की? देखिए, एक तो यही है कि भारत में इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाने की जो बात है, जो गिफ्ट सिटी है, वहां पर कितनी कंपनियां आकर के उसमें निवेश करती हैं। दूसरे, आपका ऑटो हब ऑलरेडी गुजरात धीरे धीरे बन ही गया है, उसमें फिर से रिज्यूनेट करने की कोशिश होगी। और डिजिटल फ्रंट पर जो है किस तरह का इन्वेस्टमेंट वहां पर आता है, सोलर अलायंस जो बना है इंडिया में, उसमें किस तरीके से जो पावर कंपनीज हैं उनको कैसे उसमें शामिल करें, ये इस तरीके के कदम है। साथ में जैसे इजराइल के वहां पर आई हैं मिनिस्टर हैं और बाकी डेलीगेशंस हैं, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार के सामने एक चुनौती ये भी है कि किस तरीके से देश की जो कृषि क्षेत्र है उसको मजबूत करें और उस क्षेत्र को आगे ले जाएं। तो ये एक कोशिश होगी कि वहां पर भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो पाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी। हरवीर, का आखिरी सवाल, चैलेंजेस देखें जिस तरीके से, क्योंकि भारत में आर्थिक जो विकास दर है उसके कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। नोटबंदी के बाद जो फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि उम्मीदों से भरे नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में तमाम कंट्रीज़ के जो डेलीगेशंस हैं, जो हस्ताक्षर होंगे, उसमें क्या बड़ी अड़चन आप देखते हैं जो कि एक चैलेंज के तौर पर होगी? देखिए, दुनिया में जो भी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखता है। उसका मानना है कि भारत कई देशों की जो आबादी है उसके बराबर देश में मध्यम वर्ग ऐसा है जो कि पैसा खर्च करना चाहता है, बड़ा बाजार उपलब्ध है। लेकिन जो अभी के जो पिछले कुछ दिनों में जो 8 नवंबर के बाद हालात हुए हैं उसमें इस पूरी जो सेंटिमेंट को डेंट किया है। इसके बावजूद अगर सरकार भुना पाती है, क्योंकि जो घरेलू उद्योग है, भले ही लोग ऊपर में कुछ भी कहें, लेकिन इंडस्ट्री इस बात को स्वीकार करती है कि मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है, रोजगार बड़े पैमाने पर गए हैं, और जब तक मांग नहीं निकलेगी देश में तब तक कुछ भी पटरी पर नहीं आएगा। इंक्लूडिंग आप अगर ब्याज दरें भी बहुत नीचे ले आएंगे तो भी नहीं आएगा। तो ऐसे में सरकार की ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित तो करें, लेकिन जो निवेशक हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो, क्योंकि ग्लोबल स्तर पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल पब्लिकेशंस हैं उनमें भी ये बात कही गई। तमाम सारे इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि जो ताजा घटनाक्रम हुआ है नोटबंदी के बाद भारत में, उसने भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसी परिस्थिति में वो कितना कन्विंस होंगे सरकार के ये अट्रैक्टिव बातों से और उस तरीके के जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई जा रही है, ये देखने वाला होगा। बहुत शुक्रिया हरवीर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। शुक्रिया। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। और अब चुनावी खबरें। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच बैठक हुई। हालांकि सुलह के फार्मूले पर कोई बात बनती नहीं दिखी। इधर चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 13 जनवरी को बुलाया है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नरम पड़ने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार उनसे मिलने पहुंचे। बंद दरवाजे के पीछे दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बैठक हुई। हालांकि अखिलेश यादव मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना निकल गए, लेकिन इस मुलाकात को सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश माना जा रहा है। साथी हैं नेताजी, जब संरक्षक बना के रहे हैं तो और उनका आशीर्वाद है, मुलाकातें हो रही हैं तो साथ हैं, अलग होने का क्या मतलब। जब सिंबल होगा तब ये स्थिति बनेगी। अभी तो मुलाकातें हो रही हैं तो सारे लोग आशान्वित हैं। इधर समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावे के मामले में चुनाव आयोग 13 जनवरी को दोनों पक्षों की बात सुनेगा। अखिलेश और मुलायम के दोनों खेमे आयोग के सामने अपने दस्तावेज पेश कर चुके हैं। इससे पहले सोमवार को मुलायम सिंह ने अपना रुख नरम करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी में अब कोई विवाद नहीं है और अखिलेश यादव ही पार्टी की ओर से अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि पार्टी की एकता के लिए पूरा प्रयास है और हमारी पार्टी एक है। जानकारों का मानना है कि इस विवाद में पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इलेक्शन से पहले ही अगर कुछ मुद्दे तय कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर उन मुद्दों के साथ चलते हुए वो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए तो उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। पिछले हफ्ते भी विवाद सुलझाने के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही थी और दोनों गुट पार्टी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग पहुंच गए। मुलायम परिवार और पार्टी में वर्चस्व को लेकर कई महीनों से कलह चल रहा था, लेकिन 1 जनवरी को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मुलायम सिंह को संरक्षक की भूमिका देने पर दोनों खेमों में विवाद और बढ़ गया। शिवपाल और अमर सिंह की गैर मौजूदगी में हुई पिता और पुत्र के बीच मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने उभर कर नहीं आया है। अब सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर है। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में साक्षी महाराज को कल तक जवाब देने को कहा है। हालांकि साक्षी महाराज ने आरोपों से इनकार किया। चुनाव के लिए किसी पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बीते दिनों मेरठ में दिए गए विवादित बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। बयान के बाद जहां विरोधी दल उनकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर बुधवार सुबह तक जवाब देने को कहा है। हालांकि साक्षी महाराज का कहना है कि नोटिस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मेरी चिंता जनसंख्या को लेकर थी, मेरी चिंता वोटों को लेकर नहीं थी, मेरी चिंता किसी पार्टी को लेकर के नहीं थी। मेरी वीडियो देखी जा सकती है, मैंने किसी संप्रदाय का नाम लिया ही नहीं, मैंने सबके लिए कहा है। तो मुझे लगता है नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दल साक्षी महाराज पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरीके का बयान नहीं जारी करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्म जाति के आधार पर रोका है और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अब उनका जवाब देखिए क्या आता है, और इलेक्शन कमीशन से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई भी हरकत कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर हमारे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन तय करे उनके बयान के ऊपर वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू है और उल्लंघन पर आयोग ने संज्ञान लेना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पीस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वहीं गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी का संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों से पैसा लेने और वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग्स और विज्ञापनों से नेताओं के फोटो हटाने या ढकने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने निर्देश में 12 दिसंबर 2004 के निर्देशों को दोहराते हुए उसने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या पदाधिकारी अपने राजनीतिक दल के नेता की छवि चमकाने के लिए सार्वजनिक कोष से धन खर्च नहीं कर सकता। हालांकि ये साफ किया गया कि परिवार नियोजन या समाज कल्याण योजनाओं के होर्डिंग जो जनता को आम संदेश देते हों उन्हें बरकरार रखा जा सकता है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त बुधवार को चुनाव तैयारियों का जायजा लेने चंडीगढ़ का दौरा करेंगे।
नोटबंदी के बाद बैंकों में करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई जमा कराई गई। आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन खातों की जांच कर काला धन जमा कराने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। आयकर विभाग नोटबंदी के दौरान जमा कराए गए 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के मामलों की जांच करके नोटिस भेजेगा। पीटीआई ने विभाग के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक नोटबंदी के बाद 60 लाख से अधिक बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। इन खातों में कुल 7,34,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। वहीं निष्क्रिय पड़े बैंक खातों में 25,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। साथ ही 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज का नकद भुगतान किया गया है। नोटबंदी के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बैंक खातों में बड़ी राशि जमा कराई गई थी और यह आंकड़ा 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसके अलावा आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहकारी बैंकों में विभिन्न खातों में जमा कराई गई 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की भी पड़ताल कर रहा है। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक 500 और 1,000 रुपए के नोट चलन से वापस ले लिए थे और इन अमान्य नोटों को बैंक खातों में जमा कराने और बदलवाने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला सरकार की सलाह पर लिया गया और उसे इस बारे में 7 नवंबर 2016 को सूचना दी गई और केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने अगले दिन नोटबंदी की सिफारिश कर दी। आरबीआई ने वित्तीय मामलों की संसदीय समिति को सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि सरकार ने नोटबंदी से एक दिन पहले जाली नोट, आतंकवादियों को फंडिंग और कालेधन की समस्या से निपटने के लिए 500 और 1,000 रुपए के नोट की कानूनी वैधता खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा था और 8 नवंबर को आरबीआई ने नोटबंदी की सिफारिश की, जिसे मानते हुए उसी शाम सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि 2,000 रुपए के नए नोट को बाजार में उतारने के प्रस्ताव को मई 2016 में ही मान लिया गया था। हालांकि सरकार अभी तक कहती रही है कि रिजर्व बैंक की सिफारिश के आधार पर ही नोटबंदी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। That it was the government which asked the RBI to do whatever has been done, and that too 24 hours before the Prime Minister announces. So clearly this is a decision taken by the Prime Minister, bypassing all the institutions of our parliamentary democracy as an individual decision. सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर घटिया खाना और राशन बेचने के आरोप लगाने वाले बीएसएफ जवान का तबादला किया जाएगा। बीएसएफ ने मामले की जांच का फैसला किया है। साथ ही इसकी भी जांच होगी कि ड्यूटी पर रहते हुए जवान के पास फोन कहां से आया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मामले में रिपोर्ट मांगी है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ जवान के जारी वीडियो के मामले की जांच शुरू कर दी है। बीएसएफ आईजी डीके उपाध्याय के मुताबिक आरोपों की जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर फुल फ्लेजेड इंक्वायरी की जाएगी। बीएसएफ वेलफेयर मैटर्स के जितने भी इश्यूज हैं उन पर पूरी तरह से संजीदा है और पूरा ध्यान देती है और ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है और इस इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ का दावा है कि पहले भी सभी पोस्ट से खानों की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन इसमें कोई भी शिकायत नहीं मिली। उन्हें वही राशन मिलता है जो सेना को दिया जाता है। साथ ही बीएसएफ ने कहा है कि जवान तेज बहादुर यादव पर कई बार अनुशासनहीनता के आरोप लग चुके हैं। इसने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है, जो इसका 31 जनवरी से सैंक्शन भी हो गया है। अपने 20 इयर्स की सर्विस के दौरान इसकी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेशन, AWL, अपने सीनियर से लड़ाई, उसका इज्जत ना करना, मार पिटाई। बीएसएफ के एक जवान ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया था जिसमें खाने की खराब क्वालिटी और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीडियो के वायरल होने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी दिल्ली में आज 6 दिन भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही और इस बीच एनजीटी ने मामले में नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा है। वेतन नहीं मिलने से नाराज पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मियों ने मंगलवार को कूड़ा फैलाकर कुछ यूं प्रदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों यही नजारा है।
सफाई कर्मचारी की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कई इलाके कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। गंदगी की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एनजीटी ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और तनख्वाह को लेकर दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जो परिस्थिति है वो भी कमोबेश फिर दोबारा से वही स्थिति में आ चुकी है, तो इसलिए उस मुद्दे को हमने बोला कि सारे जितने भी संबंधित जो विभाग हैं या मंत्रालय हैं उन सबके साथ मिल बैठ के दोबारा से समाधान निकले तो शायद हमारी सबकी परेशानी थोड़ी आसान हो। इधर मजदूर संगठनों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। कल से सड़कों पर उतरेंगे तो हमारा और उग्र रूप धरना पड़ेगा। चाहे दिल्ली पुलिस से हमें गिरफ्तार करा लीजिए, चाहे हमारे पे एसमा लगा दो, अपनी जान पर खेल जाएंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, लेकिन इस बार अपने कर्म को जायज हक दिलाकर रहेंगे हम लोग। रविवार को दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 119 करोड़ रुपए एडवांस फंड जारी करने का फैसला किया और सफाई कर्मियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि जब तक उनका पैसा उनके खाते में नहीं आता, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली नगर निगम में वेतन भुगतान में देरी को लेकर पिछले साल भी कई बार हड़ताल हुई थी और कोर्ट को दखल देना पड़ा था, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय ओलंपिक संघ ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को संघ का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। हालांकि सुरेश कलमाड़ी ने आयोग के इस पद को स्वीकारने से खुद ही इनकार कर दिया था। खेल मंत्रालय ने इन नियुक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी और जिसके बाद संघ ने ये कदम उठाया। संघ की पिछले महीने चेन्नई में हुई सालाना आम बैठक में कलमाड़ी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया गया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी गलती को सुधार लिया है, ये देखकर मुझे संतुष्टि है। तो मैं समझता हूँ खेलों को साफ सुथरा रखना बड़ा आवश्यक है और साफ सुथरा रख के ही हम खेलों को आगे बढ़ा सकते हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसंजानी को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे पहले ईरान के वरिष्ठ धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खमनेई ने तेहरान विश्वविद्यालय में रफसंजानी की नमाज जनाजा पढ़ाई और इस मौके पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, संसद सभापति अली लारिजानी, गार्डियन काउंसिल के सदस्य समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रफसंजानी 1980 के बाद ईरान की राजनीति में एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरे और 1989 से 97 तक देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन 2005 के चुनावों में उन्हें हार हासिल हुई। रफसंजानी का रविवार को तेहरान में 82 साल की उम्र में निधन हुआ था। और बात मौसम की। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के चलते इन दिनों पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही ठंड महसूस होती है तो कई जगहों पर कोहरे ने ठंड को और बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जारी बर्फबारी अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से पारा सामान्य से काफी नीचे आ चुका है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लेह में 0 से नीचे 11.4 डिग्री, श्रीनगर का तापमान 0 से नीचे 2.3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में जारी बर्फबारी ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बर्फबारी की वजह से शिमला समेत दूसरे शहरों में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत आ रही है, स्लिपरी इतनी ज्यादा है, चला नहीं जा रहा है, बर्फ ही बर्फ है। मेन रोड में भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पारा लुढ़क गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भीषण शीतलहर की चपेट में हैं। बहुत है, कोहरा है, बहुत परेशानी है, आने जाने में परेशानी है, साइकिल चलाने में परेशानी है। धुंध और कोहरे का असर हवाई और रेल यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली से होकर जाने वाली 21 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 9 से ज्यादा ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं 7 ट्रेन रद्द करनी पड़ी हैं। 7 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।